नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी लेखपाल परीक्षा के लिए ग्रामीण समाज एवं विकास से संबंधित श्रृंखला कंप्लीट करा दी गई है। इसके बाद आज एक नई श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है सामान्य ज्ञान की। इसके अंतर्गत विज्ञान पोर्शन से आज आप लोग भौतिक विज्ञान से संदर्भित प्रश्न को देखेंगे और एक ही वीडियो में भौतिक विज्ञान को कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें पूर्व में IUP ट्रिपल एससी के प्रश्नों को देखेंगे। इसके साथ ही साथ उसकी विस्तृत व्याख्या में ये प्रयास करेंगे कि जो आगामी प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिन लोगों को आगामी यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा देना है उनके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो निश्चित तौर पर इस सीरीज को कर लें, काफ़ी लाभदायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। भौतिक विज्ञान में मापक यंत्र या मात्रक से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न इसमें है, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर का, यानी आर्द्रता का मापन करना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? हाइग्रोमीटर का, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ कुछ और उपकरण देख लीजिए। जैसे अगर पूछा जाए कि अपेक्षित घनत्व मापना हो तो हाइड्रोमीटर से, वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर के द्वारा, और उच्च तापमान यानी विकिरण मापी अगर तापमान को मापना हो तो आपको पायरोमीटर का प्रयोग करना होगा। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2, करें कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? यानी प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? ओम, यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए कुछ अन्य मात्रक को भी देख लेते हैं। जैसे विद्युत धारिता, इसका मात्रक क्या है? फैराडे। प्रतिरोध का भी आपने ओम देख लिया। यहाँ पर विद्युत विभव, इसका मात्रक क्या है? बोल्ट। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। इनको भी याद रखेंगे क्योंकि ये विकल्प के माध्यम से इनको लिया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक इकाई है? ठीक है, यानी विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा किलोवाट आवर, जिसको आप अन्य नाम जो फेमस नाम है उसको क्या जानते हैं? किलोवाट घंटा। ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ अन्य राशियां हैं, मात्रक, उनको भी देख लीजिए। जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। इसी प्रकार कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पहली बात ये जान लीजिए कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अब यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? ए, कार्य जो है ये अदिश राशि है। ठीक है, इसके अलावा जो अदिश राशियां हैं उनको देख लीजिए। कार्य के अलावा द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप और आयतन, ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कह रहा है कि प्रतिबल यानी जो स्ट्रेस है इसका SI मात्रक क्या है? पहली बात, प्रतिबल क्या होता है? जब आप किसी एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है उसे ही प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, और इसका SI मात्रक क्या होता है? पास्कल। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? SI पास्कल। या इसकी जगह पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा हो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये भी SI मात्रक होता है किसका? प्रतिबल। यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। ठीक है, यानी पांचवें का सही जवाब क्या होगा? बी, यानी पास्कल की जगह पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिखा रहेगा, तब भी आपका वही आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया भी है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। छठवां प्रश्न कह रहा है कि आयतन की SI इकाई क्या है? तो आयतन की SI इकाई क्या है? घन मीटर है। ठीक है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा छठवें का। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा में घनत्व होता है। अभी आपने पढ़ा कि आयतन का SI मात्रक क्या होता है? घन मीटर। यदि पूछा जाए कि CGS मात्रक क्या होता है तो आपका जवाब होगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि ऊर्जा की SI इकाई क्या है? तो ऊर्जा की SI इकाई क्या है? जूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा है कि ऊर्जा कैसी इकाई है? एक अदिश इकाई है। ठीक है, ऊर्जा वो चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, ये दोनों क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे। सातवें का सही विकल्प होगा बी। यहाँ पर कुछ बातें और देख लीजिए। अभी आपने कहा कि जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल, ऊर्जा का। अगर पूछा जाए ऊर्जा का CGS मात्रक तो आपका जवाब होगा अर्ग। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा वाट सेकेंड, वाट घंटा और किलोवाट घंटा, ये भी ऊर्जा के अन्य मात्रक हैं। ठीक है, लेकिन दो बात आप जरूर याद रखेंगे कि ऊर्जा का SI मात्रक जूल और ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है? अर्ग। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि समय का SI इकाई क्या है? तो समय की SI इकाई क्या होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो आपका सही जवाब होगा सेकेंड। और अगर पूछा जाए कि इसके अलावा जरा अन्य इकाइयों को भी देख लीजिए यहाँ पर मात्रक से संबंधित, तो यहाँ पर आपका आठवें का सही जवाब होगा विकल्प बी। यहाँ पर कुछ अन्य जो SI की मूल मात्रक जो 7 हैं उनको देख लीजिए। जैसे लंबाई, इसका मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है।
पदार्थ की मात्रा यानी परिमाण का क्या है, मोल, और समय का मात्रक सेकेंड। ये किसमें है, एसआई मात्रक है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है, टेस्ला। ठीक है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा 9वें का। जरा अगर पूछा जाए कि चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस प्रणाली मात्रक क्या होता है, तो आपका जवाब होगा गॉस। यानी चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला और चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक क्या होता है, गॉस। याद रखेंगे, 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और वहीं 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस होता है। ठीक है, और 1 गॉस बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 देखिए, पूछ रहा है कि किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, किसमें, तो आपका जवाब होगा डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा आपका। अब एक बात ये समझ लीजिए, आपने ये देख लिया कि ध्वनि की तीव्रता किसमें, डेसिबल में। अगर मैं ये पूछूं कि चालकता का एसआई मात्रक तो क्या होता है, तो आप बताएंगे ओम मीटर। ठीक है, और इसी ओम मीटर को म्हो कहा जाता है, म्हो। ठीक है, यानी जो विकल्प ए में दिया है, यानी ये किसका मात्रक है, चालकता का। यानी चालकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, जिसको म्हो कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो स्वप्रेरण होता है, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी, जो विकल्प बी में दिया है। इसी प्रकार प्रदीपन का मात्रक क्या होता है, लक्स। ये भी बात याद रखेंगे, यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। तो आवृत्ति मापने की इकाई क्या है, हर्ट्ज है। ठीक है, यानी आवृत्ति का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में जितना कंपन होगा वही आवृत्ति है। ठीक है, तो ये क्या है, हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी। अब यहाँ ए एन बराबर क्या होता है, 1/t। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि पराध्वनिक गति का मापन इकाई क्या होती है। तो याद रखिएगा, जो पराध्वनि होती है इसका मापन इकाई मैक होती है। ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, आवृत्ति का मात्रक आप हर्ट्ज पढ़ चुके हैं। चाल का जो मात्रक होता है, जो समुद्री मील प्रति घंटा के बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं, नॉट। नॉट का मतलब क्या, चाल का मात्रक है। ठीक है, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर, 1.852। याद रखिएगा 1.852। वहीं अगर भूकंप की तीव्रता का मापन करना हो तो रिक्टर। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि न्यूटन किसकी इकाई है। तो न्यूटन किसकी इकाई होती है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसकी, बल की। ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा 13 का। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बल का एसआई मात्रक, तो आपने बता दिया न्यूटन है। अगर इसका सीजीएस प्रणाली में मात्रक पूछा जाए तो डाइन होता है। यानी बल का न्यूटन एसआई मात्रक है, और बल का जो डाइन मात्रक है ये कैसा है, सीजीएस। और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये भी बात याद रखेंगे। अगला है, बार किसकी इकाई है। बार किसकी इकाई है, तो वायुमंडलीय दाब की। जो वायुमंडलीय दबाव होता है इसकी इकाई क्या है, बार। यानी 14 नंबर का विकल्प क्या होगा, डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा, एक बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो बार होता है ये वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। और एक बात और याद रखिएगा, जो वायुमंडलीय दाब को मापने का मापक होता है वो क्या होता है, बैरोमीटर। यानी बैरोमीटर की मदद से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, अगला चलिए, पूछ रहा है कि कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है। तो कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल होती है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, इसको न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। यानी अगर इसका मात्रक न्यूटन मीटर लिखा रहे चाहे जूल, बात एक ही है। ठीक है, यानी 15 का सही जवाब क्या होगा, ए। अगला देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि डैश दिया है, गतिशील श्यानता की एसआई मात्रक क्या होती है। ठीक है, पहली बात तो आपके दिमाग में होगा कि श्यानता क्या होता है। श्यानता का मतलब यह है किसी द्रव का वह गुण जो अपने विभिन्न परतों में होने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, इसी गुण को ही क्या कहते हैं, श्यानता। यानी कि विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध। ठीक है, अब एक बात और याद रखिए, जो श्यानता होता है वो केवल द्रव और गैस का ही गुण होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ रहा है, गतिशील श्यानता की एसआई मात्रक। तो याद रखिएगा पास्कल सेकेंड, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, पास्कल सेकेंड जो होता है गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है। अब यहाँ जरा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, इसकी जो एसआई मात्रक, अभी हमने बताया ना कि ये केवल द्रव और गैस का गुण होता है, ठोस में श्यानता नहीं होती है। अब एसआई मात्रक जो है इसका डेका पॉइज और पॉइजली, इसे न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर यानी पास्कल सेकेंड भी कहते हैं। यानी जहाँ पे पास्कल सेकेंड लिखा है वहाँ पर अगर लिखा हो न्यूटन डैश सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर, तब भी आप उसको सही मानेंगे। और इसका एसआई मात्रक अगर लिखा हो डेका पॉइज या पॉइजली, तब भी आप इसको सही मानेंगे। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा हो या आपका कार्य हो या ऊष्मा हो, इन सब का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। लेकिन सामर्थ्य का मात्रक जूल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, शक्ति। यानी कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि कार्य करने की दर या कोई शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, यानी पावर कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है,
वाट या उसको जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। यानी विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सामर्थ्य का मात्रक जूल नहीं होता है। अब जरा एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। हाँ, एक बात और यहाँ याद रखिएगा कि एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है और आपको अतिरिक्त। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18 पूछ रहा है निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है। तो शक्ति का मात्रक कौन सा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा। अभी हमने आपको बताया जूल प्रति सेकंड लिखा हो या वाट, तो आप उसको शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक कहेंगे, यानी 18 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, जबकि क्या होना चाहिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको आप यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड हो गया था, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो न्यूटन सेकेंड दिया है ये आवेग का मात्रक होता है। किसका होता है, आवेग का मात्रक, ठीक है। और जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो जड़त्व आघूर्ण होता है ये कणों के द्रव्यमान और उनकी अक्ष की दूरी के वर्ग के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला चलिए पूछ रहा है पास्कल किसकी इकाई है, तो आपको पता है ये दाब की इकाई है, ठीक है। किसकी इकाई है, दाब की, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जो पास्कल है इसकी खोज किसने की थी, तो ये ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है और गणितज्ञ भी थे, इनके द्वारा की गई थी और इन्होंने इस पास्कल के नियम की खोज की थी, ठीक है। तो ये पास्कल किसकी इकाई, दाब की। इतनी बात आपको बस केवल याद रखनी है। अगला है कि बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होती है, तो बिजली की करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, ठीक है। यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा 21 का। यहाँ कुछ और भी यूनिट और राशियाँ दी हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि शक्ति, तो ये क्या होता है, वाट। अगर विद्युत विभव, विभवांतर या विद्युत वाहक बल, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता को कैंडेला और विद्युत धारा यानी विद्युत करंट को एम्पियर में, ठीक है। ये यूनिट एसआई होती हैं इन राशियों की, ठीक है। याद रखिएगा, ये यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर आते हैं। अगला देखिए दबाव का एसआई यूनिट क्या है, दबाव की एसआई यूनिट क्या है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, पास्कल। अभी आपने पढ़ा है कि दाब की इकाई क्या है, पास्कल, तो यहाँ पर हो गया आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। जरा एक्सप्लेनेशन में एक बात और देख लीजिए कि दाब का जो एसआई मात्रा क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल कहते हैं, ठीक है। और दाब कैसी इकाई है, ये एक अदिश इकाई है, ये अभी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला देखिए, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। अगला देखिए पूछ रहा है कि माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है, ठीक है। तो सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको सीधे मालूम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। यानी जो सीजीएस सिस्टम है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, और सेंटीमीटर किसका है, लंबाई का मात्रक, और द्रव्यमान को ग्राम में, और सेकेंड किसका है, समय का, ठीक है। तो आपका सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 का सही विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। 24 में क्या दिया है, कह रहा है कि 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 वाट घंटा जो होता है ये 3600 जूल के बराबर होता है। कितना, 3600 जूल, यानी प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए पूछ रहा है कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो 1 वोल्ट जो होता है ये 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। यानी आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। यह विद्युत विभव का मात्रक है, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगी, किसका विभव का मात्रक है, विद्युत विभव। अभी आपने पढ़ा है ना कि वोल्ट किसका ऐसा यूनिट है, विद्युत विभव, विभवांतर या विद्युत वाहक बल का। अभी आप पढ़ के आए इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप रिकॉल भी करते रहिए, जब प्रश्न आए तो उसको पढ़ते समय जब भी आप रिवीजन इसका भी करिएगा तब आप इसको इस तरह से रिकॉल करते रहेंगे। यानी 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा लैक्टोमीटर, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ कुछ अन्य यंत्र भी देख लीजिए, जैसे लैक्टोमीटर तो आपने देख लिया दूध की शुद्धता, इसके अलावा हाइड्रोमीटर ये द्रव के आपेक्षिक घनत्व, प्रश्न संख्या 1 याद करिए, आपने वहां पे पढ़ा था। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब आप पढ़ चुके हैं। हाइग्रोमीटर प्रश्न संख्या 1 का यही प्रश्न था, क्या, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापना। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि विकल्प से ही सीधे प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो यहीं से प्रश्न बनेंगे। अगला देखिए रेडियो धर्मिता नापी जाती है, किसके द्वारा नापी जाती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, रेडियो धर्मिता गीगर मूलर काउंटर, ठीक है। यानी आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व होते हैं जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते हैं उन्हीं को रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है, ठीक है। और ये घटना क्या कहलाती है, रेडियो सक्रियता कहलाती है। और जो रेडियो धर्मिता मापी होती है किसके द्वारा, गीगर मूलर काउंटर, ये विकल्प सही। अगला देखिए पूछ रहा है कि आर्द्रता किससे मापी जाती है, ठीक है। ये देखिए फिर से रिपीटेड प्रश्न है, अब तुरंत आप देखेंगे कि आर्द्रता की बात कर रहा है तो आर्द्रता आप किससे मापन कर देंगे, हाइग्रोमीटर, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए विकल्प सी सही है। अब यहाँ पर हाइड्रोमीटर तुरंत आप समझ गए आपेक्षिक घनत्व के बारे में। अगर बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, थर्मामीटर ये उपकरण ताप के लिए, ठीक है। अगला देखिए
कह रहा है कि ये मतलब थर्मामीटर से क्या आप ऐसा उपकरण जो ताप का मापन करता हो। अगला कह रहा है कि सागर की गहराई को मापने के लिए उपकरण, तो आपका सही जवाब क्या होगा, फैथोमीटर। ठीक है, फैथोमीटर भी पढ़ते हैं इसको, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ और देख लीजिए, जैसे एक विकल्प बी में नाम दिया है यूडियोमीटर। ये जो यूडियोमीटर होता है ये गैस मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। गैस मिश्रण में मात्रा की परिवर्तन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यूडियोमीटर का। इसी प्रकार बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दाब आप पढ़ चुके हैं। अगला दिया है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का मापन किस लिए किया जाता है, ये देखा जाता है कि पेरिस्कोप का मतलब ये होता है कि जहां जिस यंत्र के द्वारा, इस यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तु जो प्रत्यक्ष तौर पर न दिखाई देती हो उसको देखने के लिए इस यंत्र का प्रयोग होता है, जिसका नाम होता है पेरिस्कोप। ठीक है, यानी 29 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार यानी TDWR किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार ये खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में मदद करता है। ठीक है, यानी 30 का सही जवाब क्या होगा, बी। वहीं अगर आप सोनार की बात करेंगे तो ये क्या करता है, ये गहरे समुद्री मार्ग के निर्देशन में या जल के अंदर किसी वस्तु को ढूंढने में, पता लगाने में सोनार का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ 30 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 31 देख लीजिए, पूछ रहा है कि किस यंत्र का प्रयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा यानी हीट को मापने के लिए किया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा कैलोरीमीटर। ठीक है, यानी जो अवशोषित मात्रा होती है उसको मापने के लिए कैलोरीमीटर, यानी विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 32 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपने कहा, अभी मैंने आपको पहले प्रश्न में एक्सप्लेनेशन में बताया था ना कि जो गतिज ऊर्जा, ऊर्जा कोई भी हो, गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, ये कैसी राशि, अदिश राशि है। और कार्य उसमें पूछा गया था, ये भी क्या है, अदिश राशि। तो हमारा बल जो है ये कैसी है, सदिश। तो ये अन्य राशियों से भिन्न हो गया, यानी 32 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 देख लीजिए, पूछ रहा है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, ऐसा क्यों। क्योंकि जब पत्थर को लुढ़काने का कार्य करते हैं, इससे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, यानी जो कार्य होता है वो पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य ऊपर उठाने से क्या होता है, कम होता है। तो जब जो काम करने में कम होगा वो क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, यानी आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है 33 का। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 देखिए, पूछ रहा है कि वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml² t का पावर -2। ठीक है, यानी ml का पावर 2 t का पावर -2 होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर किया गया कार्य का जो आयाम होता है ये क्या होता है, ml का पावर 2 और t का पावर -1 होता है, -2 होता है। ठीक है, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा 34 का। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, अभी आपने पढ़ा है कि किया गया कार्य का जो आयाम होता है वो ml का स्क्वायर t का पावर -2 होता है। इसी प्रकार दाब का जो आयाम होता है वो क्या होता है, ml का पावर -1 t का पावर -2, सबसे अंतिम लाइन में देखिए। और संवेग का मात्रक क्या होता है, ml t का पावर -1। ये तीनों याद रखेंगे, किया गया कार्य का आयाम, दाब का आयाम और संवेग का आयाम। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि माचिस की डिब्बी की सतह पर जब माचिस की तीली को रगड़ा जाता है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ के रूप में प्रज्वलित होने के कारण बनता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ये रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, इसमें आप सबसे नीचे लास्ट की 2 लाइन को देखिए, जो माचिस की तीली होती है उस पर जो पदार्थ लगा होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ये पोटेशियम क्लोरेट होता है। और जो माचिस की डिब्बी पर लगा पदार्थ होता है ये लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, ये तीनों बात आप मिनिमम याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ और इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखिए, पूछ रहा है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगा देने पे सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ये किसका नियम का पालन है। तो ये न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि हर एक वस्तु जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनाए रखना चाहती है, उसमें बदलाव नहीं करना चाहती है। ठीक है, ये न्यूटन का पहला नियम कहता है। और इस प्रकार जब ब्रेक लगाते हैं तो सवारी क्या होती है, आगे की ओर चली जाती है, यानी कि वो पहले ही गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है, यानी 37 का ए। और ये किसका नियम है, इसे ही जड़त्व का नियम। ठीक है, यानी ये भी याद रखेंगे, 37 का ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जेट इंजन किस प्रकार की घटना के आधार पर काम करता है। तो याद रखिएगा, जो जेट इंजन होता है ये रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, ये जो जेट इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था 1937 में। ठीक है, ये दोनों बात याद रखेंगे। अगला देखिए, विसर्पी घर्षण होता है। तो ये जो विसर्पी घर्षण होता है ये क्या होता है, सीमित घर्षण से थोड़ा कम। ठीक है, यानी यहाँ पर 39 का सही जवाब होगा विकल्प बी। पहली बात कि ये घर्षण क्या होता है, तो ये याद रखिए, घर्षण जो होता है ये गति का विरोध करता है। ठीक है, यानी
इतनी बात आप याद रखिए कि जो आप रोड पे चल पाते हैं तो वो घर्षण होता है जो आपकी गति का। अब बर्फ पर क्यों फिसल जाते हैं, तो यह इसलिए क्योंकि वहाँ घर्षण कम होता है, ठीक है, यह ना के बराबर होता है, यानी 39 का सही जवाब होगा बी, ठीक है। विसर्पी घर्षण मतलब सीमित घर्षण से थोड़ा कम। अगला देखिए, पूछ रहा है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो क्या करा है, देखिए यही एक्सप्लेनेशन का होता है, इसमें सीधे सीधे पूछ रहा है कि घर्षण जो होता है गति का विरोध करता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा लोलक की लंबाई पर। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब होगा विकल्प ए, लोलक की लंबाई, ठीक है। अब लोलक की लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करती है, यदि लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गति जो कुछ समय बाद खुद को दोहराती है उसे कौन सी गति कहते हैं, तो उसे आवधिक कहते हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। आवधिक का मतलब आवर्त गति, ठीक है, यानी वो गति जो खुद को दोहराती है, आवधिक या आवर्त गति, यानी 42 का बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43 पूछ रहा है कि स्थिर गति से दौड़ रहे एक रेलगाड़ी में एक बैठा व्यक्ति लंबवत ऊपर की दिशा में वो गेंद फेंकता है, तो वो गेंद कहाँ गिरेगी, ठीक। अब देखिए यहाँ जरा समझिएगा, कह रहा है कि स्थिर गति, ठीक, यानी गति स्थिर है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक। अब रेलगाड़ी में वो बैठा व्यक्ति है, वो भी लंबवत दिशा में है, यानी उसमें भी कोई बदलाव नहीं, तो गेंद जब फेंकेगा तो उसके हाथ में गिरेगी, क्योंकि हाथ से ही वो उछाला होगा ऊपर, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या होगा, ये सही हो जाएगा, यात्री के हाथ में ही गिरेगी। गति में कोई परिवर्तन होता तब कहीं गेंद आगे पीछे जाती, ठीक है। अभी आपने पढ़ा है ना कि हर अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, यहाँ पर 43 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक गेंद भूमि से h ऊंचाई पर मुक्त रूप में गिरती है, h ऊंचाई से मुक्त रूप में गिरती है, तो ठीक जमीन पर लगने से पहले उसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए, पहले इसके एक्सप्लेनेशन से समझ लीजिए, जो गति का तीसरा समीकरण होता है वो क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। यहाँ से आपने क्या लिया, वी स्क्वायर बराबर 2gh, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ने जी का मान क्या दिया है, 10, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, 10 गुणे 2 बराबर 20, यानी v बराबर क्या हो गया, √20h मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ पर, तो याद रखिएगा विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। ये जी क्या है, ये गुरुत्व जनित त्वरण की बात हो रही है, ठीक है। अगला देखिए, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन नापता है, यदि वो व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में ऊपर तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा। देखिए पहली बात ये जान लीजिए कि यदि कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में जा रहा है और लिफ्ट अपने नियत वेग से ऊपर की ओर जा रही है तो वस्तु का जो पहले था वही उसका भार होगा, ठीक है। यानी अब यहाँ आप कैसे पकड़ेंगे कि लिफ्ट ऊपर नियत वेग से ही जा रही है ऊपर, तो आप देख रहे हैं लिखा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर लिफ्ट जा रही है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि व्यक्ति का पहले वजन 600 न्यूटन था तो वो अभी भी कितना होगा, 600 न्यूटन होगा, यानी आपका विकल्प कितना हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात है, इसको बिल्कुल शॉर्ट में इस तरह से समझना आपको। करें कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होगा और लिखा है कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अब जरा एक्सप्लेनेशन में देखिए, कह रहा है कि पानी के आणविक संरचना के कारण ऐसा होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। अगला देखिए, कह रहा है कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था, तो आपका सही जवाब क्या होगा, आर्किमिडीज ने, ठीक है। यानी जल स्थानांतरण की खोज का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने, ठीक है। ये जल स्थानांतरण का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने ये पढ़ा होगा कि जब किसी तरल में कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी रहती है और वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है वो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, यही आर्किमिडीज का जल स्थानांतरण सिद्धांत है, ठीक है। ये उत्प्लावन बल क्या होता है, जो ऊपर की ओर जल ढकेलता है, ठीक है। तो ये जल स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज ने, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज यानी जलयान जो है पानी में तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अभी आपने आर्किमिडीज के सिद्धांत में ये बात हमने आपको बताई थी, तो आइए जरा इसको डिटेल में देख लेते हैं। 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये तो आप क्वेश्चन का आंसर तो आप पहले ही कर लेंगे देखते ही, क्या कि आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी डी। अब यहाँ पर जरा एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या करा है कि जो लोहे की गोली होती है का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है,
ठीक है, यानी लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक हो जाता है, इसीलिए वो जल में डूब जाता है। जबकि जहाज की कंडीशन में क्या है, उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का डिफाइन किया गया है कि जहाज द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज पर लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है। यानी जो हटाया गया जल का भार है वो यहाँ पर अधिक होगा, किसके अपेक्षाकृत, जहाज के या जहाज पर लगे सामान के, इसलिए ये तैर पाता है। जबकि पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि लोहे की गोली का भार ज्यादा हो जा रहा है हटाए गए जल के भार से, इसलिए वो डूब जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ कोई आपको एक बार में समझने में दिक्कत होगी तो इसको 2-3 बार पीछे कर करके सुन लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, लेकिन प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, मैंने आपको कभी भी एक एक लाइन पढ़ पढ़ के नहीं कहा, मैंने आपको बस जो एक्सप्लेनेशन है उसमें क्या आपके काम की चीज़ है वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अगला चलिए, पूछ रहा है कि 50वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे तरंग की गति का उदाहरण है, किस तरंग की? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, कैसी? अनुदैर्ध्य। आपको मालूम होगा कि तरंग दो प्रकार की होती है, एक होता है चुंबकीय तरंग और एक होता है यांत्रिक तरंग, और यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो ये जो अल्ट्रासोनिक तरंग है ये कैसी? अनुदैर्ध्य तरंग, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा आपका यहाँ। अगला देखिए, ये प्रश्न पूछ रहा है कि एक तरंग ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर प्रति सेकंड है और तरंग दैर्ध्य जो है 35 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर जरा एक्सप्लेनेशन देखिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जो तरंग का वेग है वो क्या होता है, उसके बाद जो तरंग दैर्ध्य है यानी जिसको आप लैम्डा कहते हैं, ये आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होती है। आवृत्ति को क्या एन से डोनेट किया गया, यानी v इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। ठीक है, ये आपने देखा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य का मान दिया गया है, ये किस में दिया गया? सेंटीमीटर, और ऊपर आपका मीटर प्रति सेकंड, तो यानी आप इसको मीटर में बदल लेंगे, तो 100 से आपने भाग दे दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2000 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि जो ध्वनि का तरंग वेग है यानी v इक्वल टू एन फॉर आवृत्ति इंटू लैम्डा किसके लिए? तरंग दैर्ध्य के लिए। ठीक है, तो v इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। अगला देखिए, कह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी इनमें से 3 चीज के लिए होता होगा। तो पहले देखिए, चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में, बिल्कुल सही है। जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई मापने में, ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों के दोष का निदान करने के लिए, ये भी सही है। और आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए, ये गलत है। इसमें अल्ट्रासाउंड वेव का नहीं, इसमें रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी 52 का सही जवाब क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 53 देख लीजिए। पूछ रहा है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है? तो याद रखिएगा, ध्वनि किस में यात्रा नहीं करती है? तो ये निर्वात में यात्रा नहीं करती। और ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, गलत मत करिएगा। कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। ठीक है, अगला देखिए, यानी आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? तो किस में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? रेडियो तरंगे। ठीक है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे जरा अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंगे दी हैं और इनके जो विशेष परीक्षा उपयोगी यहाँ पे संदर्भ है उसको जरा देख लीजिए। जैसे बात हो रही है गामा किरण की, पहली बात तो गामा किरण की खोज किसने की? बेकुरल ने। यहाँ से प्रश्न पूछता है, परिसर दिया है, ये उपयोग देख लीजिए, इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है, किसकी? गामा किरण की। दूसरी बात कि नाभिकीय अभिक्रिया में इसका प्रयोग होता है। तीसरी बात कि गामा किरणें कृत्रिम रेडियो धर्मिता में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसमें प्रयोग किया जाता है? गामा किरणों का कृत्रिम रेडियो धर्मिता। ये 3 काम इसके याद रखेंगे आप। अगला है एक्स किरण। एक्स किरण की खोज किसने की थी? रोंटगेन ने। अब इसका उपयोग किसमें होता है? तो इसका चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में एक्स किरणों का ये उपयोग होता है। अगला देखिए, पराबैंगनी किरण। ये जो पराबैंगनी किरण है इसकी खोज किसने की थी? रेटर ने की थी। इसका उपयोग किसमें होता है? तो सिकाई में होता है, साथ ही साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, और तीसरा बैक्टीरिया को नष्ट करने में पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है। अभी आपने पराबैंगनी किरणों के उपयोग के बारे में पढ़ा भी था। अगला देखिए, दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। और इसमें क्या होता है कि इसमें हमें वस्तुएं दृश्यमान प्रतीत होती हैं। अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें की खोज किसने की थी? हर्सेल ने की थी। और इसमें क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक ऊष्मीय विकिरण है और ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप क्या कर देती है? बढ़ा देती है। जैसे कुहरे में अगर आपको फोटोग्राफी करना हो तो अवरक्त किरणें मदद करती हैं। रोगी जो होते हैं उनकी सिकाई में अवरक्त किरणों का, जो आप टेलीविजन के लिए रिमोट का यूज करते हैं उसमें भी कैसी किरणें होती हैं? अवरक्त किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। अगला है कि लघु रेडियो तरंगे। इसकी खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने। और इसका प्रयोग किसमें होता है? रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में होता है। ठीक है, लघु तरंग का। और दीर्घ तरंग की खोज मार्कोनी ने की थी और इसका प्रयोग किसमें होता है? रेडियो और टेलीविजन में। इतनी बात आपको मिनिमम याद रखनी होगी। यहाँ पर एक भी प्रश्न और एक भी एक्सप्लेनेशन आप मिस नहीं करेंगे, और एक्सप्लेनेशन में जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ केवल उतनी चीज को याद रखना आपको मिनिमम। करा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? ठीक है, तो ध्वनिक पदार्थ कौन सा है? लोहा। ठीक है,
जो धातु होती है, आपने देखा होगा जब स्कूल और मंदिर में जो घंटे लगे होते हैं वो धातु के बने होते हैं, ये प्रतिध्वनि तैयार करती हैं, ठीक है, ये ध्वनिक होती है। तो आपका यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तरंग दैर्ध्य। इतना उसको बिल्कुल शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश की गई। मैं इसको अभी सिंप्लीफाई करता हूँ। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब किसी भी तरंग गति में समान काल में जब कंपन कर रहे दो क्रमागत कणों के जो बीच की दूरी होती है उसी को ही क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ऐसे समझिए, अभी आपने पढ़ा ना कि तरंग दो प्रकार की, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उसमें क्या होते हैं? दो सुरंग होते हैं, दो गर्त होते हैं। अगर आप दो सुरंगों के बीच की दूरी देखें या दो गर्तों के बीच की दूरी देखें, इसी को क्या कहते हैं? आप इसी शब्द को आप कह रहे हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे अनुदैर्ध्य की, आपने अभी अनुप्रस्थ की बात की थी, इसमें दो संपीड़न और दो विरलन के बीच की दूरी क्या होती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, अब बात समझ गए तरंग दैर्ध्य किसको कहते हैं। ठीक है, 56 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसको भी समझने के लिए जरा देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए आंसर क्या होगा यहाँ पे? नारंगी, क्योंकि आपके ऑप्शन में लाल नहीं दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य अगर किसी का होता है तो लाल का, उसके बाद नारंगी। ठीक है, यानी विकल्प डी सही है। जरा इसको समझिए, यहाँ पे जो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी दिया है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, आप इसको कहीं लिख लेंगे और आपको पता भी होगा बहुत से लोगों को, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, वी किसको डोनेट करता है? बैगनी को। आई किसको प्रयोग करता है? जामुनी को। बी क्या करता है? नीले को। जी फॉर ग्रीन, वही मैंने हरा। वाई किसको? पीले को। ओ किसको? नारंगी को। और आर किसको? लाल को। इसको कहते हैं विबग्योर। याद रखिएगा, यहाँ पर एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि यदि क्रम से देखा जाए तो जो आर यानी रेड जो होता है, लाल जो होता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। यदि तरंग दैर्ध्य इसका सबसे ज्यादा है तो याद रखिएगा इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। ठीक, यानी अगर पूछा जाए सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा तो लाल का। ये क्रम है, ठीक है, ये क्रम है, यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होगा? लाल का। प्रकीर्णन सबसे कम किसका होगा? लाल का। और अगर पूछ दिया जाए प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा तो वी से स्टार्ट होगा, यानी बैगनी का। ठीक है, वायलेट कहते हैं बैगनी। ठीक है, यानी ये क्रम है। तो यहाँ आपको सब में कंफ्यूजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस मैं केवल लाल को पकड़ के बता रहा हूँ, तो वहीं से आप सारी चीजों को पकड़ लेंगे। अभी हमने आपको क्या बताया? रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, प्रकीर्णन सबसे कम। रेड की कुछ और बातें देख लीजिए, इसमें अगर वेग देखेंगे रेड का तो बहुत अत्यधिक, सबसे अत्यधिक होता है। आवृत्ति इसकी कम होती है, ऊर्जा इसकी कम होती है। ठीक है, अन्य की तुलना में। इतनी बात अगर आप एक जगह नोट डाउन कर लिए रेड के बारे में, तो आप और बाकी जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न आता है आप उसको कर लेंगे, और निश्चित तौर पर आता है यहाँ से। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 58 पूछ रहा है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये प्रकाश वेग के समान होता है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, रेडियो तरंग का वेग ए विकल्प। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है किसमें? तो आपका सही जवाब क्या होगा? VHF रेंज, यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। यानी एफएम प्रसारण किसके बीच होता है? ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में होता है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, कई बार इसकी रेंज पूछ ली जाती है, तो ये 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में एफएम बैंड का प्रसारण होता है, और ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यानी VHF के बीच। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 60 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की सबसे तेज गति होती है। ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? तो अभी तो आपने पढ़ा था कि निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं पाती है। अब सबसे तेज किस में होती है? लोहे में। ठीक है, यानी धातु, लोहे में सबसे ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पर किस में? जल में, पानी में। और तीसरे नंबर पे वायु में। ठीक है, और निर्यात में ध्वनि की चाल 0। ठीक है, यानी 60 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ मान भी दिया है, लेकिन मैंने जो बताया उसको उतना आप कम से कम याद रखेंगे। पूछ रहा है कितने माप में से अधिक ध्वनि को शोर का मापन से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी आपने जाना था कि ध्वनि की जो मापन इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है, इसीलिए यहाँ देखिए डेसिबल लिखा हुआ है। अब ये अगर आप शोर की बात करेंगे तो शोर को 80 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ दिया है, जैसे अगर साधारण बातचीत करेंगे तो वो उसकी तीव्रता कितनी होती है? 30 से 40। शोर किसके अंतर्गत आता है? तो ये 50 से 60 के बीच में आता है। तो उसका नियरेस्ट क्या था ऑप्शन में? 80, तो आपने 80 टिक किया। ट्रक और ट्रैक्टर की आवाज़ 90 से 100 के बीच में। सायरन की आवाज़ 110 से 120। जेट विमान 140 से 150। मशीन गन 170 और मिसाइल 180। ये जितने भी दिए गए हैं ये पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि 80 डेसिबल से अधिक शोर ध्वनि को शोर कहा जाता है। और अगर आप WHO की बात करेंगे तो WHO ने बताया कि 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से अगर अधिक जाएंगे तो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है। तो अभी आपने पढ़ा था सुपरसोनिक किसमें? मैक में मापा जाता है। ठीक है, और मैक जो होता है वो क्या होता है?
वो मैक का जो मान होता है वो वस्तु की जो गति होती है ध्वनि की गति के समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 63 की तरफ चल रहे हैं। हमने अभी आपको बताया कि मैक संख्या का मान क्या होता है, जो वस्तु की गति ध्वनि की गति के समान हो जाती है, तो उसको एक मैक कहा जाता है। यदि मान लीजिए मैक संख्या 1.35 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वस्तु की गति जो है वो ध्वनि की गति से 35% अधिक हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अगला प्रश्न देखिए 63, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य श्रव्य है, यानी श्रव्य योग कितनी है, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो 20 से 20,000 के बीच में इसमें कौन सा क्राइटेरिया आ रहा है, तो 100 हर्ट्ज उसमें आ रहा है, यानी आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। पहली बात तो यह जान लीजिए, तारत्व का मतलब होता है पिच। ठीक है, और ये जो ध्वनि का तारत्व होता है ये किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो पुरुषों का तारत्व होता है वो महिलाओं की अपेक्षा कम होता है, महिलाओं का तारत्व अधिक होता है, इसीलिए महिलाओं की आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प 64 का क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तारत्व किसके द्वारा, आवृत्ति पर डिपेंड करता है, सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 65, करा कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितनी, तो आपका सही जवाब है 17 मीटर। एग्जैक्ट होता है 16.6 मीटर, तो इसको लगभग में 17 मीटर मानते हैं। तो 17 मीटर अगर ध्वनि होगी तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। और एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हम ध्वनि सुनते हैं वो हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकेंड तक उसका असर बना रहता है। ठीक है, यानी 65 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी 17 मीटर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल, अभी हमने पढ़ा ना वार्तालाप कितने से, 30 से 40 के बीच में, तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, 30 डेसिबल। अगला देखिए, पूछ रहा है कि दीवारों से प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी, तो अभी आपने पढ़ा कितनी, हाँ अब यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर में दिया 1 मीटर में, तो अभी आपने कितना पढ़ा, मीटर, 17 मीटर, तो यहाँ पे 17.2 ये उसके लमसम है, तो आप विकल्प बी यहाँ पर सही कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि ध्वनि के किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता है, तो अभी आपने पढ़ा है निर्वात में गमन नहीं हो सकता, डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए ऊष्मा अंतरण का मतलब क्या हो गया, अंतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ऊष्मा का जाना। ठीक है, स्थानांतरण मान अंतरण, और ऐसा करते हुए सूर्य से लेके पृथ्वी तक ऊर्जा जो आती है, ऊष्मा जो आती है वो किस विधि के द्वारा, ये जो ऊष्मा का जो अंतरण है, जो स्थानांतरण है, जो अपने बदलाव करते हुए आती है, ये किसके द्वारा होती है, तो ये विकिरण विधि के द्वारा आती है। पहली बात ये याद रखिएगा, ये जो ऊष्मा का जो संचरण होता है, ठीक है, वो 3 विधियों द्वारा होता है, एक होता है चालन, दूसरा होता है संवहन और तीसरा होता है विकिरण। ठीक है, ये जो चालन होता है ये ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है। अगर आप बात करेंगे संवहन की, तो ये तरल और गैस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण, और अगर आप विकिरण की बात करेंगे तो याद रखिएगा विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसी विकिरण के माध्यम से सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। देखिए इतने बड़े एक्सप्लेनेशन को मैंने 3 लाइन के अंदर में बिल्कुल समेट दिया, और आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर पर खाना जल्दी बन जाता है, क्यों, तो आप विकल्प सी देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर उच्च दबाव होता है, तो जब दबाव अधिक होगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, तो क्वथनांक बढ़ जाएगा तो खाना जल्दी से पक जाएगा, यानी विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, ये जो प्रेशर कुकर है इसका आविष्कार किसने किया था, तो डेनिस पॉपिन ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कह रहा है शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व कितने तापक्रम पे होता है, तो अभी आपने पढ़ा था कि जल का जो घनत्व अधिकतम होता है वो कितने पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और आयतन इसका सबसे कम होता है इस पे, तो यहाँ पर 71 का सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 72 पे चल रहे हैं हम लोग। पूछ रहा है कि अच्छा एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि बर्फ का जो द्रवणांक या हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये तो आपको पता होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि जब जल जमता है तो इसका घनत्व, हाँ ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इसका आंसर करिएगा। देखिए जब आप फ्रिज में, या एक नॉर्मल एग्जाम्पल लीजिए, जब आप फ्रिज वगैरह में रखते हैं तो आप कहा जाता है ना फ्रीज़र में मत डालिए बॉटल, नहीं तो बॉटल फट जाएगी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब वो जल जमेगा तो क्या करेगा, उसका आयतन बढ़ेगा। ठीक, जब आयतन उसका बढ़ेगा तो बोतल का तो आयतन बढ़ेगा नहीं, वो तो एज इट इज होगा, तो जब उसका आयतन बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, बोतल को तोड़ देगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि एक बात क्लियर हो गई कि जब जल जमता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। अब आयतन बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि 2 अणु जो हैं वो थोड़ा दूर दूर होंगे तभी तो आयतन बढ़ेगा, और जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई घनत्व का मतलब क्या है, 2 अणुओं के बीच की दूरी, तो अगर वो दूरी बढ़ेगी तो घनत्व क्या हो गया, कमजोर हुआ ना, कम हुआ ना, इसका मतलब। और ये जो 2 अणु बढ़ेंगे, दूर दूर होंगे तभी तो आयतन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि आयतन में तो वृद्धि होगी लेकिन उसका घनत्व कम होगा।
तो आपका विकल्प यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। हमको लग रहा है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो एक बार और फिर से सुन लीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यही देखिए नीचे एक लाइन में लिख दिया कि जब जल जमता है तो घनत्व घटता है और इसका आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ेगा तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, और अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने का मतलब उसका घनत्व कम हो रहा है। और एक बात और याद रखिएगा कि मोम और घी के पिघलने पर उसका घनत्व बढ़ता है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होता है? तो नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होता है? घटता है। ठीक है, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक घटता है, ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा है। करें सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसको क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? उसको प्रज्वलन तापमान कहते हैं, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक किंतु बिजली का बुरा मतलब सुचालक होता है, बिजली का बुरा सुचालक और ताप का अच्छा सुचालक होता है। तो आपका सही जवाब होगा अब्रक। ठीक है, सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि ऊष्मा और बिजली का सुचालक कौन होता है? स्वर्ण, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑप्शन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि ताप का अच्छा सुचालक लेकिन बिजली का बुरा, तो आपका जवाब होगा अब्रक, बी आंसर सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि दो कांच की गिलास एक दूसरे के अंदर रखी जाए तो वो चिपक गए, अब उनको अलग करने के लिए क्या किया जाए? तो जो बाहरी गिलास है उसको आप क्या करेंगे? गर्म जल में डालते हैं, यानी 76 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा, तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे 80। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 78 में कह रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक क्या होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही अगर आपसे पूछा जाता कि सेल्सियस में बताइए तो आपका जल का क्वथनांक क्या हो जाता? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर यही फ़ारेनहाइट में पूछा गया तो 212 फ़ारेनहाइट, और अगर यही पूछा जाता केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक तो आप बताते 373। ठीक है, यहाँ पर 78 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, यहाँ कुछ चार्ट बना है, जरा इसको देख लीजिए। अगर पूछा जाए कि जल का हिमांक, यानी हिमांक मतलब जमना, ये सेल्सियस पर कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और अगर केल्विन में पूछा जाए तो 273 केल्विन पर जल का हिमांक होता है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में जो कि प्रश्न में पूछा गया है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछा जाए तो 373 केल्विन होता है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो आपका सही जवाब होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम होता है। सही जवाब होगा विकल्प सी। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, अभी आपने पढ़ा कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर इसको फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखेंगे। यदि आपसे ये पूछा जाए कि केल्विन में कितना होता है तो आपका जवाब क्या होगा? 37 को आप 273 में ऐड कर देंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 310 केल्विन। ठीक है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वो किस रंग का दिखाई देगा? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा काला, विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब जरा ऑप्शन देखा जाए तो आपका सही जवाब होगा आभासी और सीधी। ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा कि जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा? आभासी और सीधा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए जरा, उत्तल दर्पण जो होता है वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, पहली बात। दूसरी बात कि ध्रुव और फोकस के बीच में होता है, और वस्तु छोटा होगा दिखाई देगा, सीधा होगा और आभासी होगा। ये उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब का एक किसी वस्तु का ये खासियत होती है। जब आप उसको अनंत की तरफ ले जाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो उसमें जो उसकी स्थिति है वो दर्पण के पीछे ध्रुव से फोकस की ओर खिसकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है बस केवल ऑप्शन में कि कैसा होगा, तो वो आभासी और सीधा ही होगा। ठीक है, यानी विकल्प बी सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इसे कहा जाता है अपवर्तन। ठीक है, यानी जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम यानी कि सघन से विरल, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरणें क्या होती हैं? तिरछी आपतित होने पर मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं, इसे ही कहा जाता है अपवर्तन। ठीक है, तो यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा।
अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, अपवर्तन के नियम में एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो आपतित किरण होती है और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले जो लोग होते हैं वो कैसे लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि उनको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है, पहली बात। तो वो किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो वो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो निकट दृष्टि दोष है यानी दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे, इसमें होता क्या है कि जो आंख की लेंस की मोटाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे लेंस की जो फोकस दूरी है वो घट जाती है। ठीक है, और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम याद रखिएगा कि इसमें क्या करते हैं आप, इसके लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए दूर दृष्टि दोष के लिए, तो दूर दृष्टि दोष के लिए आप उत्तल लेंस का, दूर दृष्टि दोष का मतलब कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही, तो वो लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और निकट दृष्टि दोष यानी जिनको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखा रही है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि दूर दृष्टि की एक रोगी जो 40 सेंटीमीटर निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, आंख को सामान्य बनाने के लिए उसको किस लेंस की आवश्यकता होगी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आप पहले विकल्प को देखा जाए तो उसको आवश्यकता क्या होगी। देखिए अब यहाँ पर कैसा रोगी है, तो रोगी है दूर दृष्टि दोष, यानी उसको निकट की वस्तु साफ नहीं दिखा दे रही, और निकट की वस्तु जो सामान्यतः सही दिखती है वो कितना 25 सेंटीमीटर पर देखना है। तो आप क्या करिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आप 1/25 में से आपको कितना 1/40 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो जो आएगा वो एफ की वैल्यू होगी, यही जो है आपका फोकस दूरी उतने उत्तल लेंस का जरूरी होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका सूत्र क्या होता है 1/f, यानी f क्या है फोकस दूरी, और 1/u माइनस 1/v। u का मतलब क्या है, वस्तु की दूरी जो आपने सामान्यतः 25 मानी जाती है, और f क्या फोकस दूरी है, और छवि की जो स्थिति है वो v हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस उत्तल लेंस जरूरी होगा। ठीक है, और ये उत्तल क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि अगर दूर दृष्टि दोष है तो वहां पर कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया, लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी जो ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया वही सेम फॉर्मूला होगा। अब आपको यहाँ पता क्या करना है, v पता करना है। ठीक है, तो आप बस उसी को क्या कर लीजिए, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, जब ये उधर जाएगा तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यानी 1/f प्लस 1/u, और यहाँ से आप निकाल लेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है ऊपर का। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा ये व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा 86 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाएगा तो कैसा दिखाई देगा। तो अभी आपका जवाब क्या होगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, यानी विकल्प क्या होगा आपका यहाँ पे काला, यानी विकल्प डी सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है, यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका जवाब क्या होगा, जो वस्तु है वो पूर्ण छवि प्राप्त होगी लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो मैं आपको ये इसको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, अब आप रिकॉल करिए। हमने आपसे बताया था किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अच्छी होती है, बोलिए किसकी। हमने आपसे बताया था कि तरंगदैर्घ्य जो सबसे अच्छी होती है वो किसकी होती है, लाल की। ठीक, लाल की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे अच्छी होती है। ठीक है, और यहाँ किसकी पूछी जा रही है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछी जा रही है, यानी सबसे अच्छी तरंगदैर्घ्य यानी सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किसकी, लाल की। आपने पूछा, आपने बताया, वो आपने वहाँ पढ़ा भी था। और सबसे कम पूछ रहा है यानी सीधे अपोजिट चले जाइए बैगनी की तरफ, यानी वी से विबग्योर वाली कंडीशन। तो ये आर सबसे लास्ट में, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे कम पूछ रहा है यानी वी की होगी, यानी वी फॉर वायलेट यानी बैगनी की, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो हमने आपको बताया था ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसमें होती है, बोलिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होगी, बैगनी में। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था, आपने नोट किया होगा कि लाल में ऊर्जा कम होती है। ठीक है, सबसे कम किसमें होती है ऊर्जा, लाल में होती कम होती है। तो आप सीधे अपोजिट चलेंगे तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा बैगनी में यानी वायलेट में। बैगनी ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद कौन ऑप्शन कौन होगा, तो उसके बाद कौन होगा, जामुनी। जामुनी भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद कौन आता है, विब के बाद वी आई बी आता है, नीला, यानी आपका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, नीले की। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, लाल की, और सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है, वायलेट यानी बैगनी की। तो बैगनी, जामुनी और नीला, ये ऑप्शन, नीला ऑप्शन में है तो नीला टिक हो जाएगा। अगर यही ऑप्शन में बैगनी होता तो आप बैगनी को टिक करते। ठीक है,
अगला देखिए, पूछ रहा है कि सूर्य छतरी के लिए कौन सा रंग अच्छा होता है? तो याद रखिएगा, ऊपर की तरफ सफ़ेद और भीतर की तरफ काला। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऊपर सफ़ेद होता है, आपने देखा होगा जो सफ़ेद रंग होता है, ठीक है, वो क्या कर देता है? किरणों को परावर्तित कर देता है और ब्लैक उसको अवशोषित करता है। तो जब ऊपर की तरफ सफ़ेद होगा तो वो सूर्य की किरणों को क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा, तो आपको धूप उतना और गर्म महसूस नहीं होगा। यानी विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है 92 में देखिए कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है इसमें? तो हीरे का, ठीक है। अब इसमें देखिए हीरे का सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे नंबर पे कांच का अपवर्तनांक और यहाँ तीसरे पे जल का हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्रम भी याद रख लीजिए यहाँ विकल्प में कि सबसे ज़्यादा किसका होगा? हीरे का, फिर उसके बाद कांच का, फिर उसके बाद जल का। यानी विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो अभी आपने पढ़ा कि कोई रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, यानी प्रकाश के बिखराव के कारण, प्रकीर्णन के कारण। और बता दीजिए सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसमें होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी का, ठीक है। किसका होता है? सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है, ठीक है, यानी बैगनी और नीले, ठीक है। तो और जब आपने पढ़ा था कि अगर इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद होगी। वहाँ आपने क्या पढ़ा था? आपको मैंने बताया था कि जो लाल रंग होता है, लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो क्या होगा? लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अच्छा होगा, लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम होगा। अच्छा कम ना, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। मैं बार बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ, आप इस बात को याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? अब आप सीधे समझ गए होंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा वही दिखाई दे रहा है, तो आपका क्लियर कट आपको दिख रहा है कि बैगनी ने नीले का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो रहा है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो अभी हमने आपको बताया था सबसे तेज गमन किसका होता है? लाल का। तो आपका 95 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही होगा। आपने नोट डाउन किया होगा तो यह बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद आ रही होंगी। ए विकल्प यहाँ पर सही है। देखिए हमने आपको बताया था आवृत्ति सबसे कम होती है और तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला देखिए, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण होता है? तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। 96 का 97 देखिए, पूछ रहा है कि समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है? तो अभी आपने पढ़ा है कि पानी द्वारा रोशनी का छितराव, ठीक है, यानी प्रकीर्णन की बात, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब 7 रंगों में आपने देखा है कि नीला जो है उसका क्या होता है? ज़्यादा हमारे लिए होता है प्रकीर्णन, यानी आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो ये जान लीजिए, ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसके द्वारा क्या करते हैं? इसके द्वारा जो दृश्य प्रकाश या लेंस का उपयोग करके हम छोटी वस्तु को बड़ी करके छवि को देखते हैं, ठीक है, यही होता है। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि तेल निमज्जन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाया जा सके, इसलिए हम इसमें तेल निमज्जन का प्रयोग करते हैं, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रकाश के पथ में एक डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो छाया का निर्माण क्या होगा? यानी जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी प्रकाश के पथ में तो छाया का निर्माण होगा। पूछ रहा है कि प्रकाश के पथ में किसको रख दिया जाए तो छाया का निर्माण होगा? तो अपारदर्शी का। अब अपारदर्शी के कारण क्यों छाया आ जाती है? तो जब आप अपारदर्शी रखेंगे तो प्रकाश की किरण क्या होगी? परावर्तित होगी, और परावर्तित होगी तो इसी कारण वो जो अपारदर्शी वस्तु है उसकी छाया बनती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, अपारदर्शी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्राथमिक रंग कौन सा है? तो याद रखिएगा, प्राथमिक रंग पूछा जाए तो लाल, हरा और नीला, ठीक है, लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, मुख्य रंग यानी प्राथमिक रंग पूछा जा रहा है तो आपका सही जवाब क्या होगा? लाल, हरा और नीला, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 102 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बिजली प्रवाह की सर्किट कब होती है? तो ये डिस्प्यूटेड प्रश्न है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर यानी विंसवाहक का उदाहरण है? ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये समझिए कि इंसुलेटर ये क्या चीज़ होती है। एक बात ये समझ लीजिए कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत के कुचालक होते हैं, इन्हीं का प्रयोग इंसुलेटर के लिए होता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब कि जो विद्युत के कुचालक के तौर पे, तो आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? हीरा, ठीक है। अब इंसुलेटर के तौर पे इसमें हीरा के लिए, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। जरा यहाँ पर देख लीजिए इंसुलेटर के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे प्लास्टिक, ठीक है, स्टायरोफोम, कागज, कांच, हीरा, रबर, शुष्क हवा, ये सब क्या है? इंसुलेटर के अन्य उदाहरण हैं। अगर यहीं पर कंडक्टर की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? धातु, लवण के जली घोल, ग्रेफाइट या मानव शरीर, ये क्या है? कंडक्टर के काम करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है डायनमो में कैसी ऊर्जा का परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा, डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
अब डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। यह भी प्रश्न पूछता है। और डायनेमो जो सिद्धांत पूछा जाए किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर डायनेमो काम करता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 105 कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली कौन सी सामग्री है? तो इसका प्रयोग किसका होता है? टंगस्टन का। इसका फिलामेंट यानी इसका तंतु बनाने में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है किसका? फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन में एक बात ये जान लीजिए कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था सबसे पहली बार। और जो टंगस्टन का उच्च गलनांक होता है वो कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप पढ़ चुके हैं, विद्युत उपकरण को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध के लिए ओम मीटर, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसके अलावा भी जरा कुछ उपकरण देख लीजिए। आपने विद्युत प्रतिरोध के लिए ओम मीटर देख लिया। अगर पूछा जाए कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर देखना हो तो वोल्ट मीटर। विद्युत धारा को मापने का यंत्र ए मीटर होता है। और विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो विद्युत वाहक बल को नापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? विद्युत वाहक बल्ब को मापने में। विकल्प सी सही हो जाएगा। पोटेंशियल से इसकी पोटेंशियोमीटर इसका नाम पड़ा है, ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, रेक्टिफायर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि यदि समय t किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के शुद्ध आवेश Q प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा I का मान क्या होगा? तो क्लियर कट समझ लीजिए कि विद्युत धारा मतलब I, आवेश अपॉन समय, यानी विद्युत धारा I आवेश अपॉन आवेश का मतलब Q और समय का मतलब T, यानी I बराबर Q अपॉन T, यानी विकल्प आपका C सही हो जाएगा, ठीक है। I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T, ठीक है। और अभी आपने पढ़ा है इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक एम्पियर होता है विद्युत धारा, ठीक है। अगला देखिए, यानी आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 डिग्री सेल्सियस के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य का मान कितना होगा, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि जो आपका कार्य होता है ये विभवांतर और आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका कार्य क्या है पूछ रहा है, और विभवांतर क्या है 12 और आवेश क्या है 5, तो 12 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा 60, यानी 60 जूल के बराबर होगा। यानी कार्य कितने के बराबर होगा? 60 जूल के, यानी 110 का सही जवाब क्या होगा? सी, ठीक है। अगला देखिए, सेम यहाँ पर सूत्र लगाया गया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है? इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है इसमें पहले आप क्या करते हैं? विद्युत देते हैं और फिर ये चलता है तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है, ठीक है। तो यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। और विद्युत मोटर जो है इसका अगर पूछा जाए कि किसके सिद्धांत पर, तो ये फैराडे के प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। किसके? फैराडे के प्रेरण सिद्धांत पर। और इसका प्रयोग किसमें होता है? कपड़ा धोने वाली मशीन में, पंखा में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला है परिवर्तक यानी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आप पढ़ चुके हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और ये काम क्या करता है? तो ये एसी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का इसका काम है, ठीक है। इतनी बात आप मिनिमम याद रखेंगे। एक सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा 112 का। अगला देखिए, पूछ रहा है कि फ्यूज एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सुरक्षा के लिए किस प्रकार इसकी सुरक्षा करता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अतिभारण में। यानी यदि अतिभारण की इंग्लिश क्या होती है? ओवरलोडिंग। यानी अगर ओवरलोडिंग हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, ऐसी स्थिति में फ्यूज क्या करता है? विद्युत परिपथ में सुरक्षा प्रदान करता है। 113 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए। अतिभारण का मतलब ओवरलोडिंग। अब इसकी जगह पर एमसीबी का प्रयोग किया जा रहा है। 113 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? गैल्वेनोमीटर का। यानी सर्किट में विद्युत की उपस्थिति पता कराने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, अब जरा एक्सप्लेनेशन से कुछ और बातें देख लीजिए। यहाँ पे अमीटर दिया है। अमीटर से क्या करते हैं? इससे आप जो विद्युत परिपथ में होने वाली धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका मान ज्ञात करते हैं। यानी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान अमीटर से। वहीं अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो ये क्या करता है? विभवांतर को मापने में, ठीक है। अगर आप बात करेंगे रिहो स्टेट की, तो रिहो स्टेट क्या करता है? तो ये विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने का काम रिहो स्टेट करता है। और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग अभी आपने पढ़ा कि विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर, याद रखिएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए काम आती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? संयोजक तार यानी कनेक्टिंग वायर। ये क्या करता है? विभिन्न उपकरणों को जो है जोड़ने का काम करता है श्रेणी क्रम में, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, करण निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक होता है? तो अभी आप पढ़ चुके हैं अब्रक, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? अभी आपने पढ़ा है टंगस्टन का, ठीक है। और इसका उच्च गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें आर्गन या नाइट्रोजन भरी होती है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, ये क्या होती है? तो ये विभवांतर के प्रतिशतता अनुपातिक होती है। ये किसका सिद्धांत है? तो ये ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये उसमें ये बात कही गई है। तो ये 118 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जान लीजिए कि ये जो ओम का नियम हमने अभी आपको जिक्र किया, ये जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था साइमन ओम। इन्होंने धारा और विभवांतर के बीच संबंध की खोज की थी। इसके लिए इन्होंने ओम का लॉ दिया था और उन्होंने क्या बताया था कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी V बराबर I इंटू आर, यानी आपका दोनों समानुपाती होगा, ठीक है। और R क्या? एक नियतांक है जो चालक का प्रतिरोध को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 119 देखिए, कह रहा है कि आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु या आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्युत स्थैतिक बल, ठीक है। यानी 119 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कूलाम के नियम पर आधारित है, ठीक है, आपने देखा भी है। अगला देखिए, कूलाम का नियम क्या करता है, इसको भी समझ लीजिए जरा। कह रहा है कि कूलाम का मतलब ये होता है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल के बारे में ये नियम करा है। और वहां पर भी किस बात की गई है? ये वहां पर भी स्थिर की गई। अब ये कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दो आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है किसका नियम? कूलाम का नियम, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डीसी में बदलने का, तो अभी आप पढ़ चुके हैं, क्या है नाम? रेक्टिफायर, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? तो आप इसमें देख रहे हैं सीधा नाम आ रहा है किसका? संचायक सेल, यानी जिसको आप सेकेंडरी सेल कहते हैं। संचायक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। 121 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है किसके प्रयोग द्वारा? तो अभी आपने पढ़ा है किसका? डायनेमो का। डायनेमो के प्रयोग के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डायनेमो चलता है तो फिर विद्युत उत्पन्न करता है, तो वो विद्युत ऊर्जा, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अगला देखिए, और विद्युत मोटर आपने क्या पढ़ा था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला देखिए, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ठीक है, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? समुद्री जल, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समुद्री जल जो होता है वो इनमें से विद्युत का सर्वोत्तम चालक दिख रहा है। अगला देखिए, कह रहा है कि किसी बस की चाल बढ़ने पर रोशनी का बढ़ना, ये क्या इंडिकेशन है? तो इसका मतलब है कि उसकी बैटरी कमजोर है, ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। यानी जब उसको डायनेमो अधिक करंट देता है तो रोशनी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है, यानी विकल्प ए आपका आंसर होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रकाश वोल्टी सेल होता है, तो प्रकाश वोल्टी सेल क्या होता है? एक सौर सेल होता है, ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक डैश निष्क्रिय दो टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट यानी परिपथ के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है, तो वो क्या होगा? प्रतिरोध, ठीक है, ठीक है। जब विद्युत प्रतिरोध लागू कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया? प्रतिरोधक हो गया, ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को विनियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है, तो उसका क्या, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसको स्विच कहते हैं, ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पावर स्ट्रिप क्या होता है, ठीक है, तो पावर स्ट्रिप क्या होता है? तो पावर स्ट्रिप का मतलब क्या है? अभी यहां समझिए, मतलब वो एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आउटलेट की क्षमता को विस्तार देने के लिए किया जाए, ठीक है, जो कि उपकरणों को समायोजित कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? पावर स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है, यानी 128 का विकल्प ए आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो याद रखिएगा, जो विद्युत चुंबक होता है ये नरम लोहे से तैयार होता है, विकल्प में यहाँ 129 का ए आंसर सही हो जाएगा। अब एक बात और यहाँ याद रखिएगा, ये जो लोहे से बना विद्युत होता है चुंबक, ये अस्थायी होता है, और
इस्पात से जो बना चुंबक होता है ये कैसा होता है, ये स्थायी होता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला देखिए, तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, ए। विद्युत चुंबक किसका बना होता है, नरम लोहे का। अगला देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार इकाई की 3 बुनियादी इकाई क्या है, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। जो ट्रांसमीटर होता है ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो एंटीना के मदद से रेडियो तरंगों को उत्पन्न करता है। कौन, ट्रांसमीटर। और जो ट्रांसमिशन होता है ये क्या करता है, ये रेडियो तरंगों को प्रेषित करता है, और रिसीवर क्या करता है, उनको ग्रहण करता है। अगला देखिए, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। ठीक है, तो शोर किसको करेगा, तो जो अवांछित सिग्नल होते हैं, जो संदेश सिग्नल के प्रसारण या प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उन सिग्नल को, अवांछित सिग्नल को शोर कहते हैं। यानी 131 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, इनको किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, इनको फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में। किसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, 1905 में आइंस्टीन ने क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, और इन्होंने बताया कि जो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में माना, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को, और कहा कि जो प्रकाश के वेग से चलते हैं, और इन बंडलों को क्या कहा जाता है, फोटान कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा गया। और जो फोटान होता है ये प्लांक नियतांक और विकिरण आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। इतनी बात याद रखेंगे। और आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 में नोबेल मिला था। ठीक है, और किस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, तो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता के सिद्धांत यानी रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी सापेक्षता का सिद्धांत। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि न्यूक्लियर बम बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो न्यूक्लियर बम बनाने में किसका होता है, यूरेनियम का प्रयोग होता है। ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है यूरेनियम, इस पर आप न्यूट्रॉन की बमबाजी करते हैं। ठीक है, फिर इसका विखंडन होता है और इस प्रकार से ये काम करता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, एक बात और याद रखिएगा, थ्योरम, जब अगर आप थोरियम की बात करेंगे तो ये भी एक विखंडनी पदार्थ है जो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और ये थोरियम कहाँ पाया जाता है, केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक्स किरणों में। ठीक है, ये जो क्रॉम्पटन प्रभाव होता है ये किसमें होता है, एक्स किरणों में होता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो प्रकीर्णित होने पर एक्स किरणों की आवृत्ति बदल जाती है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो प्रकीर्णित होने पर एक्स किरणों की आवृत्ति बदल जाती है, इसी कारण से क्रॉम्पटन, एसी क्रॉम्पटन को 1927 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा है। ठीक है, ये विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। और ये जो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है यानी बार्क है, यानी 4 अगस्त 1956 को। अगर पूछा जाए कि इस रिएक्टर की डिजाइन और निर्माण में किसने मदद की थी, तो भारत ने इसे यूनाइटेड किंगडम की मदद से यानी यूके की मदद से इसको किया था। किसको, अप्सरा को, यानी अप्सरा में यूके की मदद मिली थी। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा, पृथ्वी। पृथ्वी वो पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था। विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। एक बात और याद रखिएगा, ये जमीन से जमीन में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है, बैलिस्टिक प्रक्षेप, और इसकी जो न्यूनतम मारक क्षमता है वो 40 और अधिकतम कितनी है, 250। एक बात और याद रखिएगा, ये जो पृथ्वी है इसका प्रथम परीक्षण कब हुआ था, फरवरी 1988। अगला देखिए, पूछ रहा है भारी जल की खोज किसने की थी। तो आपका सही जवाब होगा 1931 में भारी जल की खोज यूरे ने की थी, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब जरा भारी जल के कुछ प्रयोग भी देख लीजिए, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो इसमें परमाणु रिएक्टरों में जो न्यूट्रॉनों को मंद करने में इसका प्रयोग होता है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, कि जो भारत में जो पहला भारी जल संयंत्र है वो नांगल पंजाब में 1962 में से कार्यरत है। ठीक है, ये भी बात। और भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। अगला देखिए, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो आपका जवाब होगा एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रोंटगन ने। आप इसको पढ़ चुके हैं, ये कहाँ के हैं, जर्मनी के। ठीक है, और एक्स किरणों का उपयोग भी आप पढ़ चुके हैं, टूटी हड्डियों की तस्वीर थेरेपी, ठीक है, हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल। ये बिल्कुल क्लियर कट नाम याद रखिएगा, कई बार नोबेल के साथ कुछ आगे नाम दे देता है, तो अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, और ये 1866 में किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
इन्होंने 1866 में किया था और ये स्वीडिश के रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अभी आपने पढ़ा डायनामाइट, विकल्प सी सही हो जाएगा। डायनमो की खोज किसने की थी? तो ये आपने पढ़ा था माइकल फैराडे ने। और ये काम किस पर करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला पूछ रहा है ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो ट्रांसफार्मर की खोज भी माइकल फैराडे ने की थी, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये एसी के वोल्टेज को कम अधिक करता है। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रांसफार्मर भी होता है ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर और डायनेमो को आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला देखिए, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस का नियम किसने दिया था? एम फराडे ने दिया था। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग क्या बता रहा है? मतलब यह है कि जब आप किसी तरल पदार्थ में विद्युत प्रवाह करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो तरल पदार्थ है के तत्व अलग अलग हो जाते हैं, इसी को आप विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। किसने दिया था? एम फराडे ने। अगला देखिए, पूछ रहा है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एल्बर्ट टेलर ने किया था, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, एल्बर्ट टेलर। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, इतनी बात हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। यदि आप अणु बम के बारे में बात करेंगे तो इसे ऑटो हॉर्न और एफ स्ट्रॉसमैन द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि गलत की पहचान करिए। ठीक है, पूछ रहा है फाउंटेन पेन, तो फाउंटेन पेन किसके द्वारा खोजा गया था? तो फाउंटेन पेन लुइस एडिसन वाटरमैन, ये बिल्कुल सही है। अगला है अमीटर, अमीटर की खोज किसने की थी? तो अमीटर की खोज की थी फेडरिक डेक्सलर ने, तो ये गलत दिया है। ठीक है, अगला बैरोमीटर, ये सही है। ठीक है, तो यहां पर आपका विकल्प बी आंसर हो जाएगा, बी गलत दिया है, बाकी सही सुमेलित है। अगला चलिए, यहां पर कुछ अन्य उपकरण और नाम दिए हैं, जैसे फाउंटेन पेन अभी आपने पढ़ लिया, लेविस एडिसन वाटरमैन। अगर पूछा जाए बैरोमीटर तो आपका सही जवाब क्या होगा? इवान गेलिस्ता टॉरिसेली। अगर पूछा जाए एनिमेशन का तो एनिमेशन में एमिल कॉल को, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तो जैकेरियस जैनसन ने, टेलीविजन की जे एल बेयर्ड द्वारा, अमीटर की फेडरिक डेक्सलर, टेलीफोन की ग्राहम बेल और ट्रांसफार्मर की माइकल फैराडे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही मिलान कौन सा पहचान करिए। पहला करा माइक्रोवेव ओवन, इसकी खोज किसने की थी? पर्सी स्पेंसर। ठीक है, यानी ये पहला ही सही है, यानी 147 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए। जरा आइए अन्य कुछ आविष्कार और खोजकर्ता को देख लें। तो माइक्रो ओवन, आपने माइक्रोवेव ओवन को देख लिया, पर्सी स्पेंसर। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर का माइकल फैराडे, बैटरी की एलेसेंड्रा बोल्टा, बर्नियर कैलिपर की पियरे बर्नियर, डायनमो की माइकल फैराडे, डीजल इंजन की रुडोल्फ डीजल, कंप्यूटर की चार्ल्स बेबेज, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की अर्नेस्ट कस्का, बोंडो वॉन बोरिस और मैक्स नॉल, थर्मोमीटर की डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट, रिवॉल्वर की सैमुअल कोल्ट और थर्मस फ्लास्क की जेम्स डेवर द्वारा इसकी आविष्कार या खोज की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, कुछ विविध के प्रश्न हैं। पूछ रहा है अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन के नाम की पहचान करें जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान शुरू करने की स्वदेशी क्षमता विकसित करना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गगनयान। ठीक है, अब गगनयान का इसके अंतर्गत दो परियोजना है, एक तो वो 2 मानव रहित मिशन भेजना चाहता है और एक मानव युक्त मिशन भेजना चाहता है। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1975 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह, और वो कौन सा? आर्यभट्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, जरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। अभी हमने आपको बताया कि 1975 में भारत का पहला प्रयोगात्मक उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। ये रूस के सहयोग से वैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान से इसको लॉन्च किया गया था। और एक बात और याद रखिएगा, यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह था। और वहीं अंतिम लाइन में बता रहा है कि भास्कर फर्स्ट जो है ये भारत का प्रक्षेपित दूसरा उपग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा, और पहला आर्यभट्ट 1975। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? फ्रांस के साथ। विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने वाला ये चौथा देश बन जाएगा जब ये काम होगा भारत। किसके बाद? रूस,
यूएसए और चीन के बाद भारत का स्थान चौथा होगा। और अभी समझौता किसके साथ हुआ? फ्रांस के साथ, बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो अभी हमने बताया था जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजिकल या जल चक्र का भाग नहीं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? विकल्प बी सही हो जाएगा, विसरण, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैक्तिक प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरण। याद रखिएगा, जब पराबैंगनी किरण को आप पढ़ रहे थे तो हमने आपको उस समय बताया था कि इसका प्रयोग सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में किसका प्रयोग होता है? पराबैंगनी विकिरण का, ठीक है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा आपके यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए, व्हील बैरो यानी ठेला, ये जो है क्लास 2 लीवर का उदाहरण है, यानी द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। अब द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में क्या होता है? इसका जो आलंब होता है और जो आयाम के बीच में भार स्थित होता है, यानी आलंब और आयाम के जो बीच में भार स्थित होगा तो इसे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं, जिसका उदाहरण क्या है? व्हील बैरो यानी ठेला, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पहली बार डेविसन और जर्मर के द्वारा इसको प्रयोग किया गया था, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कर्ण बोसान नाम का संबंध निम्नलिखित में से किस नाम से है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? एस.एन. बोस के साथ, ठीक है, या एस.एन. बोस का मतलब सत्येंद्र नाथ बोस के साथ, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो आपका सही जवाब होगा 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ताप विद्युत का, ठीक है, लगभग 75%, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, ताप विद्युत। अगला देखिए, पूछ रहा है स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण से आती है? तो जब स्टीयरिंग ढीला हो जाता है इसके कारण उसमें फ्री प्ले आ जाती है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सीटी स्कैनिंग में प्रयोग होता है, तो सीटी स्कैन में किसका प्रयोग होता है? एक्सरे, यानी सीटी का मतलब, स्कैन का मतलब क्या होगा? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, इसमें ये जो है परीक्षण ये एक प्रकार का एक्सरे परीक्षण है, ठीक है, यानी विकल्प इसमें बी सही हो जाएगा। क्या कि नींबू निचोड़ने की मशीन किसका इसमें है? तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? द्वितीयक श्रेणी उत्तोलक, ठीक है, अभी आपने इसको पढ़ा भी था कि द्वितीयक श्रेणी उत्तोलक में क्या होता है, तो इसमें जो आपका आलंब होता है और ये जो आयास होता है इसके बीच में क्या होता है? भार होता है द्वितीयक में। तो ये नींबू निचोड़ने वाली मशीन भी द्वितीयक श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। जरा पहले और तीसरे श्रेणी के उत्तोलक के बारे में जान लीजिए। जो पहला श्रेणी का उत्तोलक होता है इसमें आयास और भार के बीच में आलंब होता है, और जो तृतीयक श्रेणी का जो उत्तोलक होता है इसमें भार और आलंब के बीच में आयास होता है, ठीक है, यानी जो पहली श्रेणी होता है उसमें बीच में आलंब होगा, जो द्वितीयक श्रेणी होगा उसमें बीच में क्या होगा? भार होगा, और जो तृतीयक श्रेणी होगा उसके बीच में आयास होगा, ठीक है, इतनी बात आप अगर याद रखेंगे तो बात हो जाएगी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि स्टीफन हॉकिंस एक हैं। स्टीफन हॉकिंस क्या है? तो आप सभी को पता है कि स्टीफन हॉकिंस क्या है? एक वैज्ञानिक है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अब स्टीफन हॉकिंस के बारे में जान लीजिए, ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं और इनको ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसके लिए इनको अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला। यदि स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक की बात करें तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स, ये इनकी पुस्तक है, किसकी? स्टीफन हॉकिंस की। इस प्रकार आज आपने एक वीडियो में ही सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उसकी विस्तृत व्याख्या के साथ संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं, आपने भौतिक विज्ञान को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।